ऑडियो 2। श्रीमती सरोजिनी नायडू। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। असहयोग आंदोलन में वे अभी इंग्लैंड में काम कर ही रही थी। गांधी जी ने भारतवर्ष में असहयोग का शंखनाद कर दिया। ऐसे अवसर पर उनको देश से बाहर रहना ठीक न जान पड़ा। बस वे तुरंत भारत चली आईं और महात्मा गांधी के संदेश को चारों ओर घूमकर नगर नगर में पहुंचाने लगी। इस संबंध में उन्होंने इतना अधिक काम किया कि वे बीमार पड़ गईं। इसके बाद डॉक्टरों की सलाह से उनको पुनः इंग्लैंड जाना पड़ा और वहां पहुंचकर भी वे चुपचाप नहीं बैठी रहीं। उन्होंने जलियांवाला हत्याकांड और पंजाब के अन्य नगरों में होने वाले अत्याचारों के संबंध में इतना अधिक प्रचार किया कि वहां की जनता सब बातों को समझकर सरकार नीति के विरुद्ध हो गई। नतीजा ये हुआ कि पार्लियामेंट में इस संबंध में सवालों की झड़ी लगी। अंत में सरकार को अपनी भूल स्वीकार कहना पड़ा कि भारतीय अधिकारियों ने बड़ी गलती की है। इन्हीं दिनों भारतीय मुसलमानों का एक डेपुटेशन खिलाफत के संबंध में विलायत गया था। उसने ब्रिटिश सरकार से कहा कि अगर वह खिलाफत का अंत करने की कार्रवाई करेगा तो भारत के मुसलमान भी अंग्रेजों के विरुद्ध हो जाएंगे। श्रीमती नायडू ने भी इस डेपुटेशन को सहयोग दिया और कहा कि यदि खिलाफत आंदोलन आरंभ किया गया तो वह केवल मुसलमानों का ही नहीं होगा वरन हिंदू भी उसमें भाग लेंगे, क्योंकि हम जिस प्रकार अपनी स्वाधीनता की मांग करते हैं उसी प्रकार दूसरों की स्वाधीनता की भी कदर करते हैं। हम इस बात को पसंद नहीं करते कि सैनिक शक्ति की दृष्टि से बलवान देश किसी निर्बल देश को अन्यायपूर्वक दबाने की चेष्टा करे। संसार में छोटे बड़े सभी को अपने घर में बिना किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के रह सकने का अधिकार मिलना चाहिए। इस विदेश यात्रा के अवसर पर यूरोप में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन में भी आपने भाग लिया। आपके भाषण का वहां इतना अधिक प्रभाव पड़ा कि भारत के संबंध में सब प्रतिनिधियों की धारणा ही बदल गई। अभी तक तो अंग्रेज लेखक को यही बतलाया करते थे कि भारत एक पिछड़ा हुआ देश है और हम वहां के अर्ध सभ्य लोगों को शिक्षा देकर सभ्य और सुसंस्कृत बना रहे हैं। पर जब उन्होंने श्रीमती सरोजिनी का विद्वतापूर्ण भाषण सुना और अनुभव किया कि उनका अंग्रेजी भाषा और साहित्य पर इतना अधिकार है जितना कि अनेक अंग्रेजी विद्वानों का भी नहीं है, तो उनका भ्रम दूर हो गया। कहने लगी कि जिस देश में ऐसी विदुषी महिलाएं हो सकती हैं उसे असभ्य कैसे कहा जा सकता है। सम्मेलन में श्रीमती नायडू की भारतीय वेशभूषा का भी बड़ा प्रभाव पड़ा और यूरोप की स्त्रियों में भी इस देश में पहनी जाने वाली साड़ी के प्रति आकर्षण उत्पन्न होने लगा। भारत सरकार से संघर्ष। इधर श्रीमती नायडू विलायत में भारत के स्वराज्य आंदोलन का समर्थन करके वहां की जनता को उसके पक्ष में कर रही थी और उधर भारत में असहयोग आंदोलन गंभीर रूप धारण करता चला जा रहा था। ये देखकर वे शीघ्र ही वापस आईं और गांधी जी द्वारा प्रस्तुत किए गए असहयोग के प्रतिज्ञा पत्र पर सबसे पहले उन्होंने हस्ताक्षर किए। उनके अनुसार उन्होंने अपनी कैसरे हिंद की उपाधि, जिसको उस जमाने में एक बड़ी प्रतिष्ठा की चीज माना जाता था, त्याग दी और इस संबंध में भारत के वायसरॉय लॉर्ड चैम्सफोर्ड को एक पत्र में लिखा। इस समय कितने ही वर्षों से भारतीय जाति को असहाय समझकर अपमानित किया जा रहा है, उसका घोर दमन किया जा रहा है, उसके साथ जो प्रतिज्ञाएं की थी वे भंग की जा रही। इन सब बातों के अतिरिक्त दो और बड़े पाप किए गए। एक तो पंजाब का हत्याकांड और दूसरा मुसलमानों को खिलाफत के संबंध में दिए गए आश्वासन की अवहेलना। ये मेरे सम्मान और विचारों के प्रतिकूल बात होगी कि मैं इन अत्याचारों को देखती रहूं और उस सरकार का जो ब्रिटिश न्याय का तिरस्कार कर रही है समर्थन करती रहूं। राजनीतिक क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह संभव नहीं होता कि ये अन्याय के विरुद्ध शस्त्र लेकर खड़ा हो जाए और उसे उचित दंड दे, और उससे संपर्क न रखना, उसकी नीति का खुले रूप में विरोध करना प्रत्येक न्यायप्रिय और अपनी आत्मा के प्रति सच्चे मनुष्य के लिए संभव है। श्रीमती नायडू ने उसी मार्ग का अवलंबन किया और भारत सरकार की अन्यायपूर्ण नीति के प्रति अपनी विरोधी भावना उसकी प्रदान की उपाधि को लौटाकर स्पष्ट कर दी। अब असहयोग ने एक घमासान आंदोलन का रूप धारण कर दिया था और श्रीमती नायडू ने अपने आप को पूर्णतया इस कार्य के लिए अर्पित कर दिया था। विनोद में कहा करती थी कि मैं तो गांधी रूपी कृष्ण की मुरली हूं, और वास्तव में उन्होंने गांधी जी के संदेश को देश भर में फैलाने में और उनके प्रत्येक कार्य में सहायता पहुंचाते रहने में इतना अधिक परिश्रम किया कि उसका अनुमान किया जा सकना भी कठिन है। उसी समय विलायत में प्रिंस ऑफ वेल्स भारत यात्रा के लिए आए। कांग्रेस ने सरकारी दुर्व्यवहारों के विरोध में उनके स्वागत का बहिष्कार करने का निश्चय किया
और इसमें बहुत बड़ी सफलता भी मिली। भारत सरकार इस पर बहुत अधिक नाराज हुई और कहा ये ब्रिटिश सिंहासन और सम्राट का अपमान है। उसने कांग्रेस से बदला लेने के लिए बंबई में हिंदू मुस्लिम दंगा करा दिया। इस भयंकर अवसर पर श्रीमती नायडू ने बड़े साहस के साथ खतरे के स्थानों में जाकर बलवा को शांत कराया और दोनों संप्रदायों के लड़ने वाले नेताओं को समझाकर मेल कराया। इसके कुछ समय बाद ही सरकार ने लोगों को भड़काकर दक्षिण में मोपला विद्रोह करा दिया, जहां पर हिंदुओं पर अनेक अत्याचार किए गए। श्रीमती नायडू ने सरकार के इस षड्यंत्र का प्रमाणों सहित ऐसा भांडाफोड़ किया कि मद्रास की सरकार की सर्वत्र बदनामी होने लगी। उसने इनसे अपना भाषण वापस लेने को कहा। उत्तर दिया गया, यदि सरकार मेरा बयान झूठ समझती है तो मैं मुझ पर मुकदमा चलावे। सरकार तो वास्तव में दोषी थी, इसलिए चुप रह गई। जब चौरी चौरा की दुर्घटना के पश्चात सत्याग्रह स्थगित कर दिया गया और गांधी जी पर मुकदमा चलाकर उन्हें 6 वर्ष का कारावास दंड सुना दिया गया, तब भी श्रीमती नायडू उनके साथ थी। जेल जाते समय गांधी जी ने उनसे कहा, सांप्रदायिक एकता कायम रखने का काम मैं तुम्हारे जिम्मे छोड़े जाता हूँ। श्रीमती नायडू ने उक्त आदेश का पालन इतने परिश्रम से किया कि लगातार भ्रमण और सभाओं में भाषण करते रहने से उनका स्वास्थ्य फिर गिरने लगा। तब डॉक्टरों की सलाह से वे जलवायु परिवर्तन के लिए लंका चली गईं, पर वहां भी वे पूर्णतया निष्क्रिय नहीं रही। अनेक सभाओं में उन्होंने महात्मा गांधी के सिद्धांतों का प्रचार किया और लंका के लोकमत को भारतीय आंदोलन के प्रति सहानुभूतिजनक बनाने की चेष्टा की। लंका से वापस आने पर आपको बंबई कॉरपोरेशन की सदस्यता और वहां की प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। उसी समय आप कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में सम्मिलित की गई और अंतिम समय तक उस पद पर बनी रही। भारत के राष्ट्रीय संगठन में यह पद बड़ा महत्वपूर्ण है और इसमें योग्यता, सच्चाई और दूरदर्शिता आदि सभी गुणों की बहुत अधिक आवश्यकता पड़ती है। भारत के राजनीतिक संघर्ष में भाग लेकर और बड़े बड़े महत्वपूर्ण कार्यों में सफलता प्राप्त करके श्रीमती सरोजिनी ने यह सिद्ध कर दिया, यदि अवसर मिले तो भारतीय स्त्रियां भी प्रत्येक क्षेत्र में अपनी योग्यता प्रदर्शित कर सकती हैं। देश की वर्तमान दशा को देखकर हम कह सकते हैं कि श्रीमती सरोजिनी का परिश्रम और उदाहरण व्यर्थ नहीं गया। यद्यपि अभी इस दृष्टि से योग्य महिलाओं की संख्या अधिक नहीं है, तो भी भारत में स्त्रियों को जितने अधिकार मिल गए हैं उतने संसार के किसी बड़े देश में प्राप्त नहीं हो सके। यहाँ स्त्रियों को वर्षों से राज्यपाल, राजदूत, मंत्री, मुख्यमंत्री आदि के पद दिए जा रहे हैं। इस प्रकार भारत में जो अभी तक सामाजिक प्रगति में बहुत पिछड़ा हुआ माना जाता था, स्त्रियों को समानता के अधिकार देने में सर्वोपरि आदर्श उपस्थित किया है। श्रीमती सरोजिनी के लिए ये कम गौरव की बात नहीं थी कि इस दुर्लभ परंपरा को स्थापित करा सकने का श्रेय उन्हीं को है। यदि ये कहा जाए कि इस युग में कोई भी स्त्री विद्या, बुद्धि, योग्यता तथा विविध प्रकार से राष्ट्रीय महत्व के कार्यों में श्रीमती सरोजिनी से आगे नहीं बढ़ सकी हैं, तो इसमें तनिक भी अतिशयोक्ति नहीं बतलाई जा सकती। अफ्रीका यात्रा। कुछ महीने पश्चात जब महात्मा गांधी को विशेष आज्ञा द्वारा छोड़ दिया गया, तो उन्होंने श्रीमती नायडू से अफ्रीका जाकर वहां के प्रवासी भारतवासियों को सहायता करने का अनुरोध किया। इन लोगों की समस्या दिन पर दिन कठिन होती जाती थी और वहां की सरकार उनको अधिकारोच्युत करने के लिए तरह तरह की चालें चलती रहती थी। यद्यपि महात्मा गांधी ने उनके साथ न्याय किए जाने के उद्देश्य से कई बार सत्याग्रह किया था और अनेक कष्ट सहन करके उनको कुछ अधिकार दिलाए थे, और अब उस बात को 7-8 वर्ष बीत जाने पर वहां के प्रदेशों में फिर नए नए अन्यायपूर्ण नियम बनाकर भारतवासियों को तंग किया जा रहा था। महात्मा गांधी के कंधों पर तो इस समय समस्त भारतीय आंदोलन का बोझा था, इसलिए किसी अन्य प्रभावशाली व्यक्ति को वहां भेजना उचित समझा और इसके लिए श्रीमती नायडू की सबसे अधिक उपयुक्त जान पड़ी। जिस समय श्रीमती नायडू ने जहाज से उतरकर अफ्रीका की भूमि पर पैर रखा, उसी समय संवाददाताओं ने उनको घेर कर तरह तरह के प्रश्न करने आरंभ कर दिए। एक संवाददाता ने कहा, जनरल स्टम्प इज अ स्ट्रॉन्ग मैन, अर्थात दक्षिण अफ्रीका का शासक जनरल स्मट बड़ा जोरदार आदमी है। इसी पर श्रीमती सरोजिनी ने उत्तर दिया, आई एम टू ए स्ट्रॉन्ग वुमन, अर्थात मैं भी बड़ी जोरदार औरत हूँ। इस पर उपस्थित जनों में बड़ी हास्य। दक्षिण अफ्रीका और कीनिया आदि प्रदेशों का दौरा करके आपने प्रवासी भारतवासियों को हर प्रकार से आश्वासन दिया और बताया कि अब भारत में भी काफी जागृति हो गई है। मैं प्रवासी भारतवासियों का 100
प्रकार से समर्थन करेगा और सक्रिय सहायता भी देगा।